सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं और विविध भारती के सभी सुनने वालों को शिफाली कपूर और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। क्या हाल है? वही बात जो हर बार होती है। देखिए, ये जानबूझकर नहीं होती है। ये एक जिसे कहते हैं ना, एक आपसी बॉन्ड होता है, तो बरबसी ये चीज निकल आती है। बिल्कुल। और हमारे जो सखा है, हमारी जो सखियां है ना, वो भी जानती हैं कि जब मंदाकिनी जी और शिफाली जी आ गए हैं तो ये होना ही है, ऐसा करे बगैर रहेंगे नहीं, है ना। तो भाई, मुझे लगता है आपके जो मन का मौसम है ना, वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मस्त हो रहा है। हाँ, ये वो हमेशा से ही अच्छा है। अच्छा, हमारे मन का मौसम हमेशा खुशगवार रहता है। अच्छा, तो कभी तो मन का मौसम बिगड़ता होगा? नहीं, ऐसा है ना कि ऐसा मुझसे किसी ने पूछा भी था कि आप गुस्सैल तो नहीं है, तो मैंने हमेशा उनसे यही कहा कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं। अरे, पता नहीं क्यों। मेरे घर में भी सब आश्चर्य करते हैं कि तुम गुस्सा क्यों नहीं करती हो। अच्छा, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, मैं थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, खिसियात से जाते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं कर पाते। यानी आपको देखकर जो लगता है वो सच नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि मैं गुस्सा करती हूँ? सच कहूँ, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तो मुझे लगा था कि ये शेफाली बड़ी गुस्सैल सी लगती है ना? सच कह रही हूँ, मुझे ऐसे ही लगा था तुम्हें पहली बार देखने पर तो। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे तुमसे मुलाकात होती गई और हम कार्यक्रमों में शिरकत करने लगे, बातचीत करने लगे, दोस्ती बढ़ती गई, तो पता चला रही तो बड़ी प्यारी सी लड़की है। अच्छा, ऐसा ही एक बार और हुआ। हमारी एक सखी आती हैं यहाँ, नेहा शर्मा, तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं आपसे जब तक बात नहीं किया था, मुझे डर लगता था कि मैं आपसे कैसे बात करूं। लेकिन फिर जब मैंने हिम्मत करके आपसे बात की, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत पहले ही आपसे बात कर लेनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कहावत होती है, या हम इस तरह का नजरिया बना लेते हैं कि इसको देख के लगता है ये बहुत अभिमानी है, बहुत प्राउडी है, बहुत तेज तर्राट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत चालू है, तो ये सब बातें कभी न कभी झूठ साबित भी हो सकती है। कभी किसी को ऐसे मत परखिए, उससे बात कीजिए और तब पता करिए कि वाकई जो आप सोच रहे हैं वो वैसा है भी कि नहीं, और उसके मन का मौसम कैसा है। जब तक हम उसके करीब जाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक नहीं पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा। कई बार क्या होता है, इसी गलतफहमी में हमारे रिश्ते बनने से पहले ही बिगड़ जाते हैं, है ना? बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी के मन का मौसम देखना हो तो उसके पास जाइए, बात करें, मिले जुले। हाँ, उसके बाद आपका मन और उसका मन नहीं मिलता तो आपके डिसीजन हो सकते हैं कि हमें क्या निर्णय लेना है। बिल्कुल। लेकिन जैसा भी आपने कहा, आपके मन का मौसम हमेशा अच्छा रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे मन का मौसम भी अच्छा ही रहता है, तभी हमारी और आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है। और वैसे मैं देख रही हूँ, आप अपने पिटारे के जो मौसम है उसको आप बिखेरने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने आपके पिटारे में से सारी चीजें इधर उठा ली। अरे, आपने चुरा ली है, यूं कहिए। ये देखिए। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि मंदाकिनी जी आज अपने पिटारे में क्या क्या लेकर आई हैं। बताइए। तो आज बातें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर, और हम आज चलेंगे प्रयागराज। अच्छा, चलिए, पर्यटन में घूमने। बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल। और अपने सभी श्रोताओं के साथ, सखियों, सखाओं, वो तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। हाँ। अच्छा, और हम कुछ बातें करेंगे कि मौसम के अनुसार सावधानियों के बारे में। हाँ। और एक बात और होगी, वो होगी कि जब जो हमारा एक सेगमेंट है ना, मुझे कुछ कहना है, जिसमें हमारे साथी, श्रोता साथी और सखियां भी बातें करती हैं कि जब पुराने मित्रों से हुआ रीयूनियन। अरे वाह, है ना? आपने तो दिल के तार ही छेड़ दी हैं। क्या बात है भाई, पिटारा आपका था और बातें मैंने आपकी बता दी सारी। और चलिए, तो भाई आपने वैसा ही काम किया जैसे हम कभी किसी का दिल चुरा लेते हैं ना, तो वही स्थिति मेरी हो रही है कि आपने मेरा दिल चुरा लिया आज, है ना? चलिए, अब कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए और देशभक्ति गीत के साथ। जी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग
देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मंदाकिनी जी बड़े ध्यान से इस गाने को सुन रही थी। साथियों बता दें आपको, सिकंदर आजम फिल्म से हमने ये देशभक्ति गीत लिया था। मोहम्मद रफी का स्वर था, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हंसराज पहल का संगीत। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी साटम। दोस्तों, हमारा भारत देश एक शांतता प्रिय अखंड राष्ट्र है और आज मैं पूरी दुनिया को आवाज उठाकर कहना चाहूंगा कि अगर मेरे देश की तरफ कोई एक बुरी नजर भी उठाकर देखे, कोई बुरा विचार भी आए मेरे देश के खिलाफ, तो याद रखना तुम्हारी आंखें फोड़ी जाएगी। इतनी ताकत आज मेरे देश की सेना में है, आज मेरे देश के जवानों में है। और इसका प्रदर्शन हमने अभी पहलगाम में जो 26 मासूम लोगों की हत्या करने के बाद में हमने पाकिस्तान को और उसके आतंकवादी लोगों को दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। अगर आप एक बार कुछ करना चाहोगे तो हम दोबारा उसका प्रत्युत्तर देंगे और ताकत से देंगे, ये ध्यान में रखें पूरी दुनिया। आज गर्व होता है मुझे, अभिमान होता है मुझे अपने सेना पर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पर और उसके जवानों पर, उसके अधिकारियों पर। और आज गर्व भी होता है मेरे देश के नेतृत्व पर, मेरे देश के सरकार पर। आज हम सबको हमारे देश के लिए छाती तान कर, एकता रखकर खड़े होना चाहिए। दोस्तों, भारत माता की जय, जय हिंद। मंदाकिनी जी, सारा देश हमारे देश के वीर जवानों को नमन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल करता ही है और करना भी चाहिए और करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे बहुत सारे वाकये आप देखिए, वीडियोस देखने में आ रहे हैं। मैंने देखा अभी कि नई नवेली दुल्हन थी, वो शायद 2 दिन की शादी हुई थी, तो हमारे फौजी भाई को बुलावा आया था, वो जा रहे थे स्टेशन पर, पूरा परिवार छोड़ने आता है, फौजी भाई की भीगी आंखें, और वो 2 दिन की दुल्हन किस आशा से अपने पति को देख रही थी, वो रोंगटे खड़े कर देता है, आंखें नम कर देता है, मन भर आता है। मन भर आता है कि क्या कहा जाए, क्या विचार व्यक्त किया जाए। एक बड़ा दोराहे पर होता है उस वक्त परिवार, लेकिन देश के लिए कर्तव्य भी बहुत जरूरी होता है और वहीं एक परिवार के प्रति भी एक कर्तव्य होता है, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, फिर भी वो मन को कठोर करके निकल पड़ते हैं देश के लिए, और घर वाले भी विदा करते हैं उन्हें। और मौसम का मिजाज चाहे जैसा हो, उन्हें वहीं सरहद पे खड़ा होना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हम तो कितना बचते हैं ना कि खराब मौसम है,
अभी देखिए ना, हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मौसम अपना बर्ताव दिखा रहा है। कहीं पर भीषण गर्मी है, कहीं पर वेव हीट्स आ रही है, कहीं पर मौसम बरसाती मौसम है, बिजलियां कड़क रही है, हम घबरा रहे हैं। हमें अपना सोचना पड़ता है कि हम कैसे रहेंगे, लेकिन हमारे देश की वीर जवान हर मौसम में खड़े रहते हैं, है ना। वो भी सिर्फ हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि आज तेज बरसात है या धूप है या आंधी है या पारा कहाँ पहुंच गया है, कितना नीचे है, कितना ऊपर है, और वो देश के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन हम उस स्तर पर नहीं सोच पाते। लेकिन जिस भी स्तर पर हम सोचते हैं, मुझे लगता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए और सचेत रहना चाहिए कि मौसम से बचाव किस तरह से करना है। और ये सारी चीजें जो है, ये एक प्राकृतिक घटना है। मौसम जो बदलाव होता है ना, और जो पृथ्वी पर वायुमंडल की स्थिति होती है, उसको वो दर्शाती है। और मौसम की स्थिति दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। अभी धूप है, कल शाम को छांव हो जाएगी, रात में घनघोर बारिश आ जाएगी। और वैसे भी मंदाकिनी जी, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के मौसम बन रहे हैं। कहीं पर आप देख रही हैं हीट वेव का कहर जारी, और भीषण गर्मी से बढ़ते तापमान से लोगों का हाल जो है वो बेहाल है। अब कल ही देखिए मुंबई में कितनी तेज बारिश हुई रात में। इसलिए देखिए 3-4 दिन का अलर्ट जो हमें मिला है मुंबई में कि यहाँ ध्यान रखना है आपको। तो हमें वाकई ध्यान रखना है, जब भी हम सड़क पर निकल रहे हैं या शाम को निकल रहे हैं तो पहले आकाश की तरफ देख ले। हालांकि पता नहीं चलता मौसम का कि अभी दिन भर में मौसम अच्छा था, लेकिन शाम होते होते बिजली कड़की और इतनी तेज बारिश आई, बहुत तेज। तो मुंबई के जो लोग हैं वो जो भी यहाँ पर अवेयरनेस रखने को कहा गया है, जो भी वार्निंग दी गई है, उसका पालन करें। लेकिन कुछ हिस्सों में जहाँ भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी का कहर हो रहा है, वहां पर भी हीट वेव से बचने के साधन वहां के लोगों को ढूंढने चाहिए। वो घर से बाहर निकलते तो है, काम के लिए आपको निकलना है, निकलना ही पड़ेगा। पहले कोशिश करें कि 12 से 4 के बीच में वो न निकले। अगर जरूरी है निकलना, आपको निकलना ही है, तो कपड़ा ढककर, शरीर को ढककर, पानी पीकर और खाना कुछ खाकर घर से बाहर निकले, पूरे तामझाम के साथ। आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, उनका भी ध्यान रखें। आप घर लौट रहे हैं तो ध्यान रखें कि कहाँ लौट रहे हैं, कैसे लौट रहे हैं। छांव, जहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको छांव मिले वहां रहें आप, और इस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखें। और सुरक्षा कवच लगाए रहे, आप अपना सर ढक के चलें, चाहे वो दुपट्टा हो या कपड़ा हो, चश्मा है, हल्के कपड़े पहने, कैप है, तो जितना हो सके प्रिकॉशंस लें, ताकि जो है किसी तरीके की आपको परेशानी न हो। साथ ही खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। अगर भीषण गर्मी से आप गुजर रहे हैं तो अपने खान पान का ध्यान रखें। हल्का खाना खाएं, कम तला हुआ खाना खाएं। पेय पदार्थ जो गर्मी के खास तौर से हैं, छाछ है, दही है, मट्ठा है, राब है, इसका सेवन करें ज्यादा से ज्यादा। और बहुत सारी चीजें हमारी गृहिणियां बनाती हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें, दूसरे देशों की शहरों की बात करें, तो वहां पर गर्मी के पर्याप्त भोजन बनाए जाते हैं, जिनको सुनकर खाकर शरीर जो है स्वस्थ रहता है, ठंडा रहता है। तो बहुत जरूरी है कि तपती गर्मी में अपने शरीर को थोड़ा ठंडक आप रखना जरूरी है। तो घर का जो तापमान है उसे भी आप कोशिश करें, बना के रखें, संतुलित रखें, है ना। और बच्चों का विशेष रूप से, आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के पालतू जानवर हैं, उनका भी आपको ख्याल रखना है। और पालतू जानवरों के अलावा जो पक्षी हैं, जो आकाश में विचरण कर रहे हैं, उनके लिए आप अपने घर के बाहर पेड़ पौधे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था रखें। घर के बाहर एक बर्तन रख सकते हैं, छत की मुंडेर जहां है वहां पर पानी का बर्तन है, चारे की व्यवस्था, दाने की व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि जो पक्षी गर्मी में हताश होता हुआ उड़ता हुआ आपकी छत की मुंडेर पर आया है, पानी पी ले, दाना चुग ले, तो उसको थोड़ा राहत मिल जाए। और इसमें ऐसे मौसम में अपने पौधों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि उनके अंदर भी प्राण है। हाँ बिल्कुल, आप उनको समय पर पानी दें। अगर आपने घर में पेड़ पौधे लगाए हैं तो उसका ध्यान भी रखना हमारा ही फर्ज है। और भले ही मौसम कैसा भी हो, जैसे आप गर्मी की बात कर रही हैं या तेज आंधी है, उसमें भी आपको पौधों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार तेज आंधी में पौधे उखड़ भी जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं बड़े बड़े, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये नहीं सोचना है कि हमें क्या, सड़क खराब हो जाती है, आवागमन के साधन बिगड़ जाते हैं, तो आपका भी एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है कि आप उसके लिए उचित कदम उठाएं, है ना। और अगर तेज बारिश है, आंधी तूफान का एक अंदेशा है, तो मोबाइल का यूज भी आप कम करें। ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि आप अगर आप बारिश में भीग गए हैं, तब तो अपने मोबाइल को एक पॉलिथीन में बांधकर आप अपने पर्स में, जेब में रख सकते हैं। दूसरा, अगर आप घर पर भी बैठे, ये ना हो कि बाहर बारिश आ रही है और आप चाय और पकौड़े के साथ लुत्फ ले रहे हैं बारिश का, और साथ में मोबाइल खोल के बैठे हैं, तो ये गलत है। और इतनी तेज बिजली कड़की थी परसों शाम को मुंबई में। ये मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। अब आप देखिए ना, ऐसे जो मौसम हो जाते हैं तो लोग कुछ पिकनिक मनाने भी निकल जाते हैं कि सुहावना हो रहा है, चलो हम पिकनिक पे चलते हैं। उसमें भी अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगहें जहाँ बहुत ज्यादा पानी न भरा। हम क्या करते हैं, कई बार
हम अपने आसपास में देखते हैं कि लोग उस स्थान को चुनते हैं जहाँ पर आसपास ताल है, सरोवर है, तालाब है, तो वहां जाकर वो पिकनिक मनाना पसंद करते हैं अपने परिवार के साथ, या यार दोस्त मिलकर जाते हैं। और कई बार वो तालाब में उतर जाते हैं, पानी में, सरोवर में उतर जाते हैं तैरने के लिए। ऐसी स्थिति में जब पानी लबालब हो, भरा हो और पानी की बारिश की आशंका हो, आपको ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। और अगर जाते भी हैं तो बहुत एहतियातन अपने आप को बचाना चाहिए। आपके साथ बच्चे भी हो सकते हैं, दूसरे लोग जिन्हें आप लेकर गए हैं उनकी भी सुरक्षा आपको ही करनी है। वैसे ही हमारे एक साथी ने एक मैसेज भेजा भी है मौसम के अनुसार सावधानी को लेकर कि भाई सावधानी तो जीवन के हर क्षेत्र में ही अपेक्षित है, तभी तो कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। फिर मौसम के अनुसार सावधानी के क्रम में सबसे पहले मौसम को जानना जरूरी है। अक्सर लोग जाड़ा, गर्मी, बरसात को ही मौसम जानते और मानते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से 6 ऋतुएं वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, वसंत, ग्रीष्म कही गई हैं और उनके अनुसार स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ वृत्त में ऋतुचर्या का वर्णन भी है। तदनुसार ही जीवन यापन अपेक्षित है। बिल्कुल सही कहा। और देखो एक बात और मैं कहना चाहती हूँ शेफाली, जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उन्हें भी बहुत बचाव करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में केवल पहाड़ जो है वो सरक जाते हैं और उससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। आवागमन के साधन रुक जाते हैं, दुर्घटनाएं, लोग जा रहे होते हैं और ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं। तो वहां के लोग भी अगर अभी बारिश के हालात ज्यादा बिगड़ते नजर आते हैं तो अपने आने जाने के साधनों का ध्यान रखें। कब जाना है, कब आना है, आपको ज्यादा ध्यान रखना है। सतर्क रहना बहुत जरूरी है। पर्यटन बन के गए, पर्यटक बनकर जो गए हैं उन्हें ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हें वहां के मौसम का अंदाजा नहीं होता है कि किस मौसम में पहाड़ी इलाकों में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा जो खेतीहर लोग हैं, हमारे किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं, क्योंकि विविध भारती के तो वो भी श्रोता हैं और वो भी जानते हैं कि भाई सभी के लिए बातें हो रही है, हमारे लिए क्यों नहीं। तो हम उनके लिए भी कहना चाहते हैं, अगर वो इस भीषण गर्मी में या बरसात में, जो भी उनके शहर का मौसम है, वो अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो थोड़ा बचाव करना जरूरी है। अगर भीषण गर्मी में आप काम कर रहे हैं तो बचाव रखिए। दिन दहाड़े काम मत करिए। अगर काम करते हैं तो कपड़ा ओढ़ के करिए। खाने पीने का ध्यान रखें। पानी का हालांकि वो ध्यान रखते हैं, फिर भी ध्यान रखें। अपने पशु जो भी है उनका भी ध्यान रखें। और अगर तेज बरसात आ गई है तो आप खेतों में न बैठे, पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, सुरक्षित स्थान पर जाकर आप थोड़ी देर के लिए काम को रोक दें। और अगर आपकी फसल आपने काट ली है तो उसको सुरक्षित स्थान पर रख दें, ताकि जो आपकी जमा पूंजी है वो खराब न हो जाए। ये बात बहुत सही कही पूरा समय हम लोगों के लिए बिताया है। आप पहले फसल पैदा करते हैं, फिर उसे काटते हैं, बहुत समय लगता है। बिल्कुल। और हमारे साथियों ने भी लिखा है कि मौसम के अनुसार सावधानी बरतने के लिए पहले से मौसम का पूर्वानुमान देखें और उसके अनुसार कपड़े पहने, बाहर निकलने से बचें यदि आवश्यक न हो तो। और यदि बाहर जाना ही हो तो छाता, रेनकोट ले जाएं। सड़कों पर चलने वाले गड्ढों से बचें और खान पान में विशेषज्ञ की सलाह लें। ऐसे तमाम सारी चीजें दी हैं हमारे साथियों ने। देखिए, हमारे श्रोता लिखते भी हैं कि धूप से बचने के लिए हल्के कपड़े आपको पहनने हैं, पानी पीना है, एयर कंडीशनर वाले स्थानों पर अधिक समय बिताएं और सर्दी अगर आपको छतरी या रेनकोट का बारिश में उपयोग करें। बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें। विद्युत के तार, बिजली के तारों से अपने आप को बचाओ। बच्चों का खास तौर से ध्यान रखना है। बच्चों और बुजुर्गों का बच्चे दौड़ते दौड़ते कई बार तार छू लेते हैं, बिजली के खंभे छू लेते हैं, है ना। बारिश में खेलते हैं बच्चे घरों से बाहर और वहां दौड़ते दौड़ते वो खंभे छू लेते हैं। उन्हें तो इतना आइडिया नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में चिपक जाते हैं वो। तो उसका बचाव करें। पेड़ों के पास न जाएं और समुद्र में तैरने से, जैसा कि अभी हमने कहा कि जो तालाब लबालब भरे हुए हैं, उससे थोड़ा अपने आप को बचाना है। घर से बाहर निकलते समय मौसम का जो पूर्वानुमान है उसको थोड़ा देख लें, जान लें, कर लें। लंबी यात्रा पर निकलने से पहले खासतौर से आपको ध्यान रखना है। और एक ये लिखते हैं कि जब तक राष्ट्रीय मौसम सेवा आपके क्षेत्र को तूफान से मुक्त नहीं कर देती तब तक बाहर नहीं निकलें। बदलते मौसम में संक्रमण से बचने के लिए बच्चों और बुजुर्गों को एहतियातन सतर्क रखने की बहुत जरूरत है। चलिए अब मन के मौसम को और भी खुशगवार बना लेते हैं इस गाने के साथ। बिल्कुल। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए। हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं। मन कहे मैं झूमूं,
बड़ा ही प्यारा गाना सुनवाया मंदाकिनी जी। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए हमारे श्रोता कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन वो बातें आप पढ़ें और हम पढ़ें, आगे बढ़ें, उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुछ संदेश है, वो हो जाए। वो नमस्कार, मैं अभिनेता संजीव शर्मा बोल रहा हूँ। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगांव में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का यह सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आपकी यह शुभकामना और बधाई आकाशवाणी के जरिए दूर दूर तक पहुंचेगी। हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत और उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। हम उनका नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। जी मंदाकिनी जी। देखिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार मंदाकिनी जी, शेफाली जी, दोनों प्यारी सखियां आई हैं प्रोग्राम में। आपके लिए तो बस यही कहूंगी कि आप आए तो प्रोग्राम में बाहर आए। क्या बात है। और जब हमारी सखियां और हमारे श्रोता हमारे साथ आ जाते हैं तो वो बाहर कितनी खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल। तो हम तो बात हम बताएंगे ना उन्हें कि हम दो तो आ गए, लेकिन आप लोगों के जुड़ने से भी तो बाहर कितनी सदा बाहर हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास एक मैसेज पड़ा है, आया है कि मंदाकिनी जी, शेफाली जी, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, शेफाली जी, आप दोनों को गुस्सा नहीं आता क्या? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। रोज एक बार तो घरवाली से तू मैं हो ही जाती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे गुस्सा तो आता है। मैं शेफाली जैसी तो नहीं हूँ कि भाई मुझे गुस्सा ही नहीं आता है, लेकिन हाँ, हर वक्त गुस्सा नाक पे सवार नहीं रहता है। कोई गलत बात हो गई, पानी सर के ऊपर से निकल गया तो फिर जरूर गुस्सा आता है, और तब तो बहुत गुस्सा आता है शेफाली मुझे। अच्छा, मैं ना नजरअंदाज कर देती हूँ चीजों को, और या तो उड़ जाती हूँ वहां से जो चीज नहीं समझ में आ रही है। देखिए, जो जहां अपनी आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है तो बेहतर है कि बहस करने से अच्छा है कि या तो उस बात को वहीं समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा हल है। हाँ। लेकिन इंसान है, इंसान में सभी गुण और अवगुण होते हैं। हंसता भी है, मैं हंसती भी बहुत हूँ, मुझे हंसी भी बहुत आती है और मैं हंसना पसंद भी करती हूँ। हंसना तो बहुत अच्छा है, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं सामने वाले को जितना हो सके हंसाऊं। ऐसा नहीं है ना, तो हंसना और हंसाना पसंद है, लेकिन कई बार ऐसा ये गुण बहुत कम लोगों में होते हैं। हाँ, कि आप सामने वाले को हंसता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। नहीं, और जो सामने वाले को हमेशा खुश रखने का प्रयास करे, ऐसे गुण वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे ही लोगों को दुख भी झेलना पड़ता है। समझ रही हूँ मैं, बहुत चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में, और ऐसे जीवन के मोड़ होते हैं ना, वहां पर हमें बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के टेम्परामेंट के मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, और उन सबसे सामंजस्य बिठाकर ही जीवन को आगे तक ले जाना पड़ता है। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल, बढ़ा ही रही है। और अब प्रकृति से फिर से जुड़ते हैं। बिल्कुल, प्रकृति से तो हम लोग हमेशा हर पल ही जुड़े रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम के जरिए और भी ज्यादा जुड़ जाते हैं। जी। आज देखिए, दिन विशेष की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। और ये हर आज ही के दिन यानी 22 मई को ये दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है विश्व की जैव विविधता की निरंतर हानि के बारे में जागरूकता पैदा करना। बिल्कुल, और ये जो है ना, जैव विविधता के संरक्षण और जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के लिए एक विशेष विषय का प्रस्ताव करता है, जिसको लेकर वो आगे बढ़ता है कि जो जैव विविधता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रित होता है, और फिर सबका ये एक कर्तव्य बन जाता है कि हम सब इस चीज को लेकर आगे बढ़ें। बिल्कुल सही है, और जैव विविधता को लेकर हम सभी को गंभीर भी होना पड़ेगा। इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये इस साल का विषय रखा गया है। और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझाता है ये दिन, और धरती की खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है जैव विविधता की समृद्धि। बिल्कुल, समृद्धि होना बहुत जरूरी है। जैसे ही इसमें कमी होती है ना, प्राकृतिक आपदाएं आने लगती हैं, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, तूफान है, इन सभी का जो है खतरा
बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, अब देखिए ना, फसलें हैं, पशु जानवर, पेड़ पौधे, झील, रेगिस्तान, कृषि परिदृश्य, मानव, सब कुछ इसमें अधिक सब कोई शामिल है। और आप ये भी जानती होंगे कि 80% से अधिक मानव आहार जो है वो पौधों द्वारा प्रदान किया जाता है। हाँ। और विकासशील जो देश हैं उनके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 80% लोग जो हैं वो बुनियादी स्वास्थ्य सेवा के लिए पारंपरिक पौधों पर आधारित दवाओं पर निर्भर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी मान्यता भी बढ़ती जा रही है कि जैविक विविधता आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत मूल्यवान वैश्विक संपत्ति है। तो इस विषय में हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं, वो हम कमेंट्स लेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। जी बिल्कुल। छोटा सा अंतराल था, पलक झपकते ही पूरा हो गया और हम अपने श्रोताओं के कमेंट्स के साथ हम हाजिर हो गए। बिल्कुल। ये देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है उसकी खासियत ये है जैव विविधता की कि जो एक होते हुए भी अपने रमण के लिए स्वयं को ही इन जैव विविधता और निर्जीव विविधताओं में बांटते हुए हर एक में ही रमण कर रहा है और ऐसे ही विविधताओं से भरे विश्व का विशाल नेतृत्व भी कर रहा है। इन्हीं विविधताओं से भरे संसार में जैव विविधता का ही हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज ये दिवस मनाया जा रहा है और इसके फलस्वरूप जैव विविधता मनुष्य और मनुष्योत्तर दो विभागों में बढ़ती दिखाई देती है, जिसमें मनुष्य वेश में भी अक्सर मनुष्यतरता ही दिखाई दिया करती है, जिसके फलस्वरूप ये ज्ञात होता है कि विभाग भी जैवीय गुण परखता परख ही है। अन्यथा हम अपने आप में ही असंख्य जैव विविधताओं से भरे हुए पड़े हुए हैं, जिसके कारण ही अपनी ही विविधता में व्याप्त एकता से दूर रहते हैं। बहुत ही गहराई से इन्होंने जैव विविधता को लिया है। बिल्कुल। और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए मंदाकिनी जी जैव विविधता के बारे में, उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और वहीं एक श्रोता लिखते भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है आज का दिन। इस धरती पर मौजूद विविध जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव की रक्षा और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना इस दिन का खास उद्देश्य है, क्योंकि जैव विविधता हमारे जीवन में है और ये जरूरी है। ये हमारे भोजन, दवाइयां, स्वच्छ जल, जलवायु संतुलन जैसे अनगिनत संसाधनों का आधार है। और इन्होंने भी बताया है कि 2025 की थीम क्या है, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। बिल्कुल। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार
घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कितना प्यारा गाना था। हम लोग तो यहाँ से बैठे बैठे ही प्रकृति से जुड़ गए। सही बात है। आप सोचो लिखने वाले ने कितनी खूबसूरती से प्रकृति के बारे में लिखा है ना, और ऊपर वाले ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, उसके तो कहने ही क्या है। लेकिन ये कौन चित्रकार है, वाकई जब हम ये सोचते हैं तो लगता है कि हम प्रकृति से दूर रहकर कैसे जी पाते हैं। मतलब इन द सेंस कि हम खाली अपने मकान, दीवारों को, फर्श को, फर्नीचर को, इन पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे पास कितना अच्छा सोफा सेट है, कितना अच्छा फर्नीचर है, वेल मेंटेन मकान है कि नहीं। लेकिन जो बाहर इतना खूबसूरत नजारा उसको है, नहीं देखते, उसको हम नहीं देखते है ना। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। मैं क्या पूछना चाहती हूँ, हमारी श्रोता ही पूछना चाहती हैं कि शेफाली दीदी आप क्या खाती हैं जो आपको गुस्सा नहीं आता? मुझे भी बताएं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। कुछ बातों पर किसी के साथ गलत करो, किसी को बेवकूफ बना दो, या चालाकियां करते हैं लोग, या झूठ बोलते हैं, ऐसी बातों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बताइए इन्हें, क्या आप खाती हैं, कौन सा चक्की का आटा खाती हैं? कहेंगे क्योंकि एक श्रोता और जानना चाहते हैं कि शेफाली जी आज खाने पीने की बातें नहीं करेंगी क्या? भाई देखिए, आज खाने पीने की तो बातें नहीं होंगी क्योंकि आज व्यंजन का सेगमेंट हमारे साथ नहीं है। लेकिन खाने पीने की बातें हमने कर ली है शेफाली, कि गर्मी में क्या खाएं, सर्दी में क्या खाएं। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि हम रेसिपी बताएंगे तो वो चीज आज नहीं होगी। वो नहीं होगी। और रही बात कि हम क्या खाते हैं, तो हम आज हमने आपके साथ लंच लिया, आप बेहतर जानती हैं कि हम क्या खाते हैं। मैंने तो शेफाली को अच्छी सी गोल गोल रोटी, घी लगी हुई और सब्जी खाते हुए देखा है, और साथ में और भी कुछ खा रही थी जो उसने छुपा के रखा हुआ था। लेकिन हाँ, ये है कि रोटी सब्जी खाते हुए मैंने देखा है। भाई हम कौन से चक्की का आटा था ये पता नहीं। हाँ, अब ये तो नहीं पता, लेकिन देखिए हम खाते वही हैं जो हमारी सखियां खाती हैं, हमारे श्रोता खाते हैं। हाँ। वही चीज हम खाते हैं। लेकिन ये अपना अपना स्वभाव है और सोच पर भी निर्भर करता है कि आप अपने आप को किस तरह से बनाते हैं, है ना। कुछ लोग 24 घंटे गुस्से में दिखाई देते हैं, कुछ लोग 24 घंटे हंसते खेलते, कुछ शांत सौम्य दिखाई देते हैं। तो आपकी अपनी प्रकृति भी होती है जो जन्म से भी होती है, कि परवरिश भी होती है, परवरिश किस तरह से की गई है और किस तरह के माहौल में आप बढ़ते चले जा रहे हैं। कई बार क्या है, जिंदगी के संघर्ष भी आपको चिड़चिड़ा बना देते हैं। बिल्कुल, है ना। इतने संघर्ष हो जाते हैं जीवन में कि आप न चाहते हुए भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो नहीं होना चाहिए। सबके साथ है, बस ये है कि आप उस संघर्ष को भी एक मुस्कुराहट के साथ उसमें आप आगे बढ़ जाइए। ये आपका अपना एक मुहिम होनी चाहिए कि मुझे जिंदगी को किस तरह से जीना है। क्योंकि हम जिस तरह से अपने आने वाले दिन को, या हम आज के प्रेजेंट को हम जिस तरह से जी
जी रहे हैं या हम उसको जीने का प्रयास करते हैं या हम उसको देखते हैं, वैसे ही हमारा कल बन जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही, हम हमारी जैसा खुद सोच को ही बनाएंगे हमको बनाती है। हाँ, ये बात सच है कि जैसा हम सोचेंगे, कहा भी जाता है कि तो जैसा आपने सोचा वैसा ही आप बनते चले जाते हैं। इसलिए अपने आप को जितना हम शांत और सौम्य रख पाएंगे वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। चलिए अब कहाँ कहीं आज ले चल रही है ना? अरे आप ले जाने वाली थी मुझे, तो मैं तो आपके पिटारे में तो आप गई हूँ। अरे हम तो आपके भरोसे थे, पिटारे में तो आप लेकर आई थी। तो भाई पिटारा जब मैं सजा रही थी, जब मैं पिटारा को बंद कर रही थी, आपने तो कहा था मैं आपको प्रयागराज लेके चलने वाली हूँ। तो चलिए भाई, प्रयागराज हम सब चलते हैं। तो सखियों आप भी तैयार होइए, सखाओं आप भी तैयार होइए, हम लोग आज चल रहे हैं प्रयागराज। और प्रयागराज जो है ना, वो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। गंगा, यमुना, सरस्वती जो तीनों नदियां हैं ना, त्रिवेणी संगम है यहाँ पर। ये बहुत विशेष महत्व रखता है यहाँ पर। और प्रयागराज सिर्फ एक धार्मिक स्थान ही नहीं है, बल्कि ये भारत की संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत संगम भी माना गया है ना? और यहाँ की यात्रा जो है आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा को इतना सुकून देती है जी, बहुत बहुत। और जानती हैं, यहाँ प्रतिवर्ष माघ मेला आयोजित किया जाता है, जिससे देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ और संगम में डुबकी लगाते हैं और स्वयं को धन्य मानते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रयागराज का इतिहास बहुत ही पुराना है और ये भारतीय संस्कृति और धर्म का केंद्र भी रहा है। बिल्कुल रहा है। और जैसे कि प्रयागराज में स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसने भारतवर्ष को महान हस्तियां दी हुई हैं। और यहाँ से शिक्षा प्राप्त अनेक गणमान्य व्यक्ति जो हैं, वो आज अलग अलग क्षेत्रों में आप देखती हैं कि उच्च पदों पर आसीन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेखक की बात करें, अभिनेता की बात करें, कवियों की बात करें, शायर, तमाम क्षेत्रों से जुड़ी जो नामचीन हस्तियां हैं प्रयागराज से ताल्लुक रखती हैं। और ये जो शहर है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना? क्योंकि यहाँ अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी में योगदान दिया। बिल्कुल। और यहाँ तो बहुत ही दर्शनीय स्थल है। आप इलाहाबाद आप जाएं तो देखने के लिए बहुत सारे स्थल हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की, गंगा, जमुना, सरस्वती का। और इसी के साथ यहाँ ये स्थल जो है ना, कुंभ और अर्धकुंभ के साथ महाकुंभ मेलों के लिए भी प्रसिद्ध है और लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बिल्कुल, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, वो तो सबने देखा होगा। और वैसे ही आप प्रयाग विश्वविद्यालय की बात ले लीजिए, जो बहुत ही विशाल है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है और इसका हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी विशेषताओं को लिए हुए है। हाँ, और यहाँ पर जो खुसरो बाग है, चंद्रशेखर आजाद पार्क है, प्रयाग समिति है, संगीत समिति है, आनंद भवन है बहुत। और इलाहाबाद के किलों पर अगर हम बात करें तो संगम किनारे स्थित ये काफी प्रसिद्ध किला है। अच्छा, यहाँ पर बात आपने की है ना संगम के किनारे की, तो यहाँ पर संगम के किनारे लेटे हनुमान जी का एक मंदिर है, जो प्रतिमा जो है वो लेटी हुई है। अच्छा, यानी हनुमान जी लेटे हुए हैं। और जब बहुत बारिश आती है तो वो पूरे डूब जाते हैं। अच्छा। और ये मंदिर जो है वो अपनी अनोखी लेटी हुई हनुमान जी की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है और बहुत ही मानता वाला मंदिर है। और इस मंदिर में आप बिलीव नहीं करेंगी कि हजारों संख्या में भक्तगण रोज प्रतिदिन आते हैं। बिल्कुल अद्भुत दृश्य होता होगा ना कि हनुमान जी को हम लेटे हुए देखते हैं, तो बहुत एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है। और अगर प्रयागराज में ऐसे तमाम दर्शनीय स्थल हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और देश विदेश में प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और यहाँ पर घूमने का जो सबसे बेस्ट टाइम रहता है, ये रहता है अक्टूबर से मार्च तक का, क्योंकि उस समय मौसम थोड़ा सा ठंडा और सुहावना होता है। हाँ, ये बात सही कही आपने। और यदि आप आध्यात्म और मेले का अनुभव करना चाहते हैं तो कुंभ या माघ मेले का जो समय है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता बिल्कुल। है। और अब तो वहाँ का जो हवाई अड्डा है, बमरौली एयरपोर्ट, बहुत ही शानदार है और ट्रेन भी हैं, सड़क मार्ग भी है, सब वहाँ पर आवागमन की कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि आप खान पान की बात ले लें, तो उसकी संस्कृति की तरह ही वो बहुत ही विविध है और स्वादिष्ट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई कमी नहीं है वहाँ पर। हर तरह के भोजन आपको मिलेंगे और गर्मा गर्म कचौड़ी, और आलू की सब्जी के साथ उसे परोसा जाता है और साथ में कुरकुरी जलेबी खाने को खास बना देती है। अरे मंदाकिनी जी, क्या बात कह दी आपने। और खान पान के लिए लोकनाथ न गए तो क्या, कहाँ नहीं गए। वो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है लोकनाथ, जहाँ हर तरह के शुद्ध स्वादिष्ट खान पान उपलब्ध है। और यहाँ की कुल्हड़ वाली लस्सी जो है ना, वो बड़ी फेमस है। बिल्कुल। और यहाँ की गजक
अनरसा और लौकी का लच्छा, ये सब अपनी विशेषताएं लिए हुए है। और प्रयागराज के अमरूद तो शान है, वहाँ के बहुत प्रसिद्ध अमरूद है वहाँ। अच्छा, लौकी का लच्छा एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग शायद जानते होंगे। वो चीनी में पाक कर बनाई जाती है। शायद ये गर्मी के मौसम में बहुत मिलती है, पसंद आती है। इतनी स्वादिष्ट होती है वो। और वो लोकनाथ पर मिलती है। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और अभी आपकी बातों में भी वो मिठास आ गई है लौकी के लच्छे की चर्चा। देखिए, ऐसा है ना कि मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं पर है। और मेरा वो जन्म स्थली वही है। तो मैं तो अभी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं पहुंच गई वहाँ इलाहाबाद। खाती भी दिख भी रही हो, क्योंकि जिस तरह से आप बातें कर रही है ना, तो वो मिठास आपकी बातों में भी आ गई है। बिल्कुल। अब आलू टिक्की है, पापड़ी चाट है, खस्ता दम आलू, दही भल्ला, कुल्फी फालूदा, ठंडाई, क्या नहीं है। हर तरह के पकवान, मिष्ठान न केवल स्वाद में भरपूर हैं, बल्कि मंदाकिनी जी, हर व्यंजन में आपको प्रयागराज शहर की आत्मा, परंपरा और आत्मीयता, स्थानीयता के साथ अपनत्व की झलक मिलेगी। ये तो बात सही है कि हर शहर की अपनी एक आत्मा होती है, अपनी एक रूह होती है, वहाँ का एक स्वाद होता है, वहाँ की एक स्थानीयता होती है, जो आपको अन्य शहरों से अलग बनाती है। बिल्कुल, है ना? तो अगर अवसर मिले तो आप एक बार जरूर जाएं प्रयागराज। वैसे बहुत लोग गए होंगे पिछले दिनों, लेकिन फिर भी एक बार आप वैसे भी जा सकते हैं। किसी कुंभ या महाकुंभ का इंतजार न करें, संगम में डुबकी लगाएं और हनुमान जी के दर्शन करें, चाय और जलेबी का आनंद लें, और जो आपने कहा ना, लौकी का लच्छा। लेकिन उसके लिए उन्हें संगम से लोकनाथ जाना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर घूमने निकले हैं तो फिर तय करना ही पड़ेगा। और फिर हमारे साथ वो अपने अनुभव जरूर साझा करें। हाँ, कि जब वो गए थे तो उन्हें वो कैसा लगा, जैसा आप बता रही थी वैसा था भी कि नहीं। हाँ, ये भी बताना जरूरी है। और हमारी एक साथी ने लिखा भी है कि प्रयागराज एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पर 3 नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। मैं कभी वहाँ गए तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, वहाँ मेला देखने वहाँ पर मैं जरूर जाना चाहूंगी। तो बिल्कुल जाइए। प्रयागराज बहुत प्यारा शहर है, और हर शहर सुंदर होता है, खूबसूरत होता है, उसकी अपनी विशेषता होती है। ऐसे ही प्रयागराज भी अपनी विशेषता लिए हुए एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक शहरों में से एक है। और वैसे भी हर शहर की अपनी एक विशेषता होती है शेफाली। हम जब भी जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, शेफाली जी हमें कह रही हैं कि हमारी बहन भी गुस्सा नहीं करती, वो भी आपकी तरह मुस्कुराकर ही कार्यक्रम का आगाज करती हैं। हमारी सारी बहनें हंसमुख हैं। बहरहाल, मौसम की बात करें तो हमारे खंडवा शहर में रोज शाम से बारिश हो रही है, और हमने अपनी बागवानी चारों ओर पानी का ठहरने की व्यवस्था भी कर ली है। पापड़, अचार, मसाले, अनाज जो भी है उनको अच्छी तरह से रख भी लिया है। और वो बताना चाह रही है, यानी कि क्या बात है। बहुत अच्छी बात है अगर आपने मौसम के अनुसार अपने आप को सतर्क कर लिया है। जी, सही बात है। देखिए, ऐसा है ना कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ शहर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम जहन में बसा लेते हैं, फिर उन्हें भूलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जहाँ से आपकी जड़ जुड़ी हो, जहाँ आप पैदा हुए हों, जहाँ से आपको संस्कार मिले हों, फिर वहाँ उस चीज को भूल पाना तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन आप गीत सुनाना तो नहीं भूल रही ना? मैं और गीत सुनाना भूल जाऊं? फिर ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ तो नहीं। चलो भूल जाए जहां को यहाँ तो घड़ी, बीते हुए पल नहीं लौटते फिर कभी। हाथों पे लिख दे मेरा नाम, होठों से तू, वही मेरी मंजिल जहां ले चले आज तू। चलो भूल जाए जहां को यहाँ तो
खुशी हो या गम साथ हरदम रहे, खुशी हो या गम साथ हरदम रहे। चलो भूल जाए जहाँ को यहाँ दो घड़ी, बीते हुए पल नहीं लौटते फिर कभी। हाथों पे लिख दे मेरा नाम होठों से तू। कितनी सच्ची बात अरे। कही ना कि बीते हुए पल कभी लौटते फिर नहीं हैं। गीत सही। गुनगुनाने को मन कर रहा था हाँ। और गुनगुनाने भी लगे थे हम। इतना प्यारा गीत है और वाकई पुराने दिन कहाँ लौटते हैं, कहाँ लौटते हैं, है सही ना? बात है। जो और देखिए जब हमारे पुराने दोस्त हमें याद आते हैं तो सारी बातें याद आ जाती हैं हाँ। जो हमने उनके साथ की होती हैं, बिताई बिल्कुल। होते हैं वो पल, हाँ। है ना? वो हंसी, वो लड़ाइयाँ, सच वो में। मजाक, वो सब याद आते हैं। जैसे अभी स्टूडियो में आते ही माना आपने अपने सहेली की बातें हमें बताई, हाँ, कितना अच्छा लग रहा था है ना? तो वो चीजें भूल नहीं पाते, इसलिए बिल्कुल। हमारा एक सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है। और आज का विषय हमारे श्रोताओं ने समझ ही लिया है कि जब पुराने मित्रों से हुआ रियूनियन। जी बिल्कुल। कहते हैं ना मंदाकिनी जी कि समय सब कुछ बदल देता है, चेहरे, हालात, सोच, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक रिश्ता है बचपन के दोस्तों का, जिनके साथ बिताए हुए पल जो होते हैं ना, वो हमारे दिल के सबसे कोमल कोने में सहेजे हुए रखे रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा शेफाली। और बचपन के वही साथी जब वर्षों बाद फिर से मिलते हैं ना तो वो पल भर में उत्सव बन जाता है वो समय। और हाल ही में मुझे वर्षों बाद अपने बचपन के दोस्तों से मिलने का एक मौका भी मिला हाँ था। मुझे भी मिला था ऐसा मौका। और जानती हैं कि निश्चित रूप से ये जो रीयूनियन था ना, एक हाँ। साधारण सी ये मुलाकात नहीं थी। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे यादों का पिटारा खुल गया हो। और जिस पल हम लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया तो ऐसा लगा कि समय वैसे वहीं रुक गया हो हाँ। जहाँ हम लोगों ने बचपन में एक दूसरे को बाय बाय विदा किया। ली थी। सही बात है, हम एक दूसरे से दूर हुए थे, हमारी स्कूल्स बदल गए थे, शहर हाँ। बदल गए थे, है हाँ। ना? और चीजें बदल जाती हैं, किसी की शादी हो गई, कोई विदेश में चला गया, कुछ अपने शहर में है लेकिन नहीं मिल पाते, कोई किसी और शहर में है। कई बार ऐसी भी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि कोई दुनिया में नहीं रहा, हाँ। किसी की सडन डेथ हो गई। जी, जी। कई बार ये भी दोस्ती में सुनने को मिल जाता है और ऐसे में हम एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि ये आहत कैसे होते हैं, हुआ। और बिल्कुल। हमारी सारी घटनाक्रम घूम जाते हैं जो बिल्कुल। हमने अपनी सहेली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिताए होते हैं। बिताए होते हैं। बहुत बिल्कुल सही कह रही हैं। और जब हम लोग मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वही पुराने दिन याद आ गए। हाँ। टीचर्स की डांट है और कुछ हंसते पल, हमारे टिफिन जो हम लोग शेयर्स करते हाँ। थे आपस में, सब चीजें याद आ जाती हैं। और जानती हैं जब हमने किसी से अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में मुलाकात की तो ऐसा पता चला कि किसी की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ। और किसी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। लेकिन आप जानती हैं जिस दिन हम लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात की फ्रेंड्स ने, हम लोगों ने अपने सारे दुखों को पीछे छोड़ दिया और फिर से वही मासूम हंसी बाटी जो हाँ। हमारी लाइफ की पहचान हुआ करती तो थी। वही तो दोस्ती है कि जब हाँ। हम मिलते हैं तो सारे गम भूल जाते हैं। हाँ। या एक दूसरे को कहकर हम हल्का हो जाते हैं, हल्का है ना? हो जाते हैं। दोस्त ही है जो आपकी बात सुनता है, जी। वरना तो इस जमाने में कहाँ फुर्सत है किसी को कुछ कहने बिल्कुल सुनने नहीं। की। या फिर हमारे माता पिता जो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, सच्चे दोस्त। जिन्हें आप अपने मन की बात कह सकते हैं, जी, जी, है ना? बिल्कुल। तो उस दिन हमें एहसास होता है कि असली रिश्ता कौन सा है। वही जो इतने साल दूर रहने के बाद भी जब मिला है तो वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ हाँ। हमने उस मोड़ पर एक दूसरे को छोड़ा था। चेहरे जरूर बदल जाते हाँ। हैं और लेकिन मुस्कान वही रहती थी। और हमने देखा कि उन आंखों में वही अपनापन था जो सालों पहले हुआ करता था। और वो बातें सब याद आती जब हम लड़ा करते थे, कुट्टा अब्बा हो जाया करते थे, एक दूसरे के टिफिन से खाना चुरा के खा लिया करते थे। वो भी क्या दिन थे। वो भी क्या दिन थे। और इतना खेला करते थे उन दिनों हम, जो आज के बच्चे तो उस खेल का लुत्फ ले ही नहीं पाए। ले सकते। शाम होते ही हम खेला करते थे, हमारी सहेलियां आसपास की होती थी या स्कूल के आसपास अगर बल्कि डांट भी खाते थे कि कितना खेलोगी, पढ़ना नहीं है। हाँ, लेकिन हम खेलने से अपने आप को रोक नहीं पाते थे और खूब खेला करते अब थे। हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि स्कूल के पास या पास पड़ोस के पुराने मित्रों से जिनके साथ दिन भर उठते बैठते बचपन बीता, एक समय पर सब अलग अलग हो जाते हैं। जब वे अचानक एक अंतराल के बाद मिलते हैं तो समझ में नहीं आता है कि बात कहाँ से और क्या शुरू करें। पुरानी बातें याद आ जाती हैं, उनके साथ बैठकर समय कब और कितना बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने पढ़ाई छोड़ने के बाद कॉलेज छोड़ा और छोड़ने के बाद कोई भी ऐसा दोस्त नहीं मिला, पर उनके चेहरे कभी भूलता नहीं हूँ। हर समय उनके चेहरे मानो मेरे सामने वैसे
के वैसे ही खड़े रहते हैं। क्या बात है। एक सखी ने लिखा है कि कुछ साल पहले एक दुकान में किसी महिला की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मैं बहुत देर तक उन्हें देखती रही और पहचान गई। मैं उनके पास गई, उसने मुझे नहीं पहचाना, तो मैंने स्कूल के दिनों का एक कोड वर्ड बोला, तब वो मुझे पहचान गई। उसके बाद तो पूछिए मत, हम आपस में बातें करते रहे और साथ वाले सुनते रहे। बहुत सारे गिले शिकवे हुए, अच्छी भली हमारी बातचीत, पुरानी दोस्ती चल पड़ी। पर वो जो सहेली थी वो न जाने इस बीच में वो नहीं रही, दूर चली गई। पर मन में तो है कि उसका वो कोड वर्ड भी है, प्रभु से प्रार्थना है कि वो जहां रहें बस अपनी आवाज से सबको आकर्षित करती रहें। बिल्कुल ही होता है। और एक श्रोता लिखती है कि क्योंकि मैं हमेशा अपने ही दोस्तों के कांटेक्ट में रहती हूँ, हर 1-2 महीने में हम लोग मिल लेते हैं और संडे को भी जैसे हम लोग मिले। पर सबसे खुशी की बात तब हुई जब 7 मार्च को मेरी बहन की बेटी की शादी थी। जब बारात आई थी थोड़ी देर में फिल्मी स्टाइल में किसी ने मेरा पूरा नाम पुकारा तो मैंने देखा मेरी सबसे पुरानी सहेली जिसे मैं 40 साल के बाद देख रही थी वो खड़ी थी। तब हम लोग क्लास 3 में पढ़ा करते थे, अब अलग हो गए थे, फिर भी वो मुझे पहचान गई और मैं भी उसे पहचान गई। फिर काफी देर तक हम लोग अलग नहीं हुए और हमने बातें की और हमें खूब मजा आया। कितने सुखद और यादगार पल हो जाते हैं ये कि तो यही कहेंगे कि ऐसी दोस्ती हमेशा सलामत रहे। बिल्कुल। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सवालों की रातें जवाबों के दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। हाँ भाई, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। क्या बात है, पुराने दिन, पुरानी बातें, पुराने साथी सब याद दिला दिए आपने। बिल्कुल दिलानी थी। और देखिए एक श्रोता और भी लिखते हैं कि मेरे एक मित्र हैं जो पड़ोस में रहते थे, 12वीं करने के बाद बनारस चले गए और वहीं उनकी जॉब लग गई। उसके बाद उनकी शादी हो गई, वो पूरी तरह से वहीं सेटल हो गए। अभी पिछले दिनों वो मेरे शहर में आए और मुझसे मिले तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि उनका चेहरा बदल चुका था, घनी मूछें उगाई थी और कदकाठी भी काफी लंबी चौड़ी हो गई थी। लेकिन पता ही नहीं उन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया, इस बात से मैं आज तक हैरान हूँ। चलिए अब इजाजत ले ली जाए, अगले कार्यक्रम में फिर ढेर सारी बातें होंगी। तो सखियों सखाओं, आप सभी का घर आंगन हमेशा महकता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इजाजत लेते हैं आप सभी को शिफाली कपूर और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।